ये सेकेंड लेक्चर होगा ना? तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ का, राइट? चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन किसका मोमेंटम का चेंज? बोले सिस्टम का। तो सिस्टम का मोमेंटम का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, करेक्ट है? बट इसके लिए फ्रेम शुड बी व्हाट? इनर्शियल। और एक कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम है या लीनियर मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। तो इसके लिए क्या हम लोग एम इंटू वी लिख सकते हैं, करेक्ट? जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? समटाइम्स मास भी वेरी कर सकता है भाई। फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग प्लीज़ टाइम मेंटेन कीजिए भाई, हर क्लास में मुझे बोलना पड़ता है। 8:25 तक आकर सब बैठ जाइएगा, बिल्कुल लेट मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्लास हैम्पर होते रहता है। मेरा 5 मिनट लेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपका लेट होने से प्रॉब्लम हो रहा है। समटाइम्स एक मान लेते हैं ट्रॉली है, करेक्ट है? और हो सकता है कि इसको भी को मैं, गाड़ी है तो भी तो कांस्टेंट रख सकते हैं, और यहाँ से सैंड गिर रहा है तो इस पूरे सिस्टम का मास बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो समटाइम्स मास वेरी कर सकता है, ठीक है? दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग दोनों सिचुएशन लेके चलते हैं। तो dm/dt भी प्लस m dv/, और ऐसा आपका नीट में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, वो जस्ट एक फार्मूला पुटिंग रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, ये और दिस, तो ए था ओरिजिनल एंड दिस इक्वल टू व्हाट? एफ एक्सटर्नल, हाँ या ना? इसका मतलब ए है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ओरिजिनल सेट, ठीक है? तो dm/dt, सब लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, m dv/dt। Now, if m is constant, अगर m कांस्टेंट है, ड्रॉपर बैच के जेईमेन के बच्चे, आपका सर्किल रहेगा मैथ में। सर्किल ख़त्म हो गया है ना, पढ़ा दिया गया है, तो सर्किल रहेगा। मैथ का सिलेबस शायद नहीं दिया था आप लोग को, क्या था? अच्छा सर्किल ही था।
अच्छा पहले सर्कल कब दिए हैं टेस्ट में, दोबारा रखिए टेस्ट में इसको, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ इफ एम इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इस बार का टेस्ट में मैं तो कुछ अनाउंस नहीं किया था ना मैथ का सिलेबस। अच्छा स्ट्रेट लाइन किए हैं, उसी का रिवीजन कर रहे थे, तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा फिर, ठीक है, चेंज नहीं करूँगा। तो इफ एम इक्वल टू कांस्टेंट, तो ए टर्म तो जीरो हो जाएगा, देन इंटरनल फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल, तो एम डी वी बाई डी टी। अरे डी वी बाई डी टी क्या है, यस, तो यहाँ पे ए है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का रिजल्ट, इसलिए ए नहीं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इक्वल टू एफ इक्वल टू एम है, दिस आर रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, एम इंटू ए। और किस कंडीशन के साथ, जब मास कांस्टेंट है, करेक्ट है ना। इसको हटाया जाए, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको कार्टेशियन सिस्टम में भी तो लिख सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन एनएलएम ऑफ फ्रिक्शन का आता है नीट में, क्वेश्चन बैंक देखिएगा, मतलब क्लास में जितना लेवल का प्रॉब्लम ले लूँगा बहुत उसका बिलो आता है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इस चैप्टर से, जस्ट मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप बोलते हैं ना कि लास्ट में फिजिक्स के लिए टाइम रखेंगे, तो लास्ट में फिजिक्स के लिए टाइम रखेंगे तो फिजिक्स में जो आसान वाला पोर्शन है उस पर अटैक करेंगे, तो खोजना पड़ेगा कौन कौन सा चैप्टर से पे आप से बना सकते हैं, तो एक चैप्टर से पक्का बन सकता है क्वेश्चन। तो ये रहेगा, इसको क्या लिखेंगे, तो आई को आई के साथ इक्वेट करेंगे, तो क्या डी पी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, डी पी वाई बाई डी टी इक्वल टू एफ वाई लिख सकते हैं, एंड डी पी जेड बाई डी टी इक्वल टू फ्रेम शुड बी इनर्शियल। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में करेक्ट ये देखें, इंग्लिश टाइप का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ऐसे दिया रहेगा और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा एवरीवन, तो सर पी वाई पी जेड तो नहीं दिया हुआ है, तो पी वाई पी जेड नहीं दिया हुआ, तो पी वाई पी जेड कॉन्स्टेंट मानेंगे या जीरो मानेंगे, क्या मानेंगे, जब नहीं दिया हुआ है तो नहीं है, तो एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है और मास भी दे दिया गया है, अब मास 2 kg मेंशन कर दिया गया, मतलब मास कांस्टेंट है ना, तो डी पी एक्स बाई डी टी मास कांस्टेंट है नहीं है, मुझे टाइम का फंक्शन बना दिया गया, तो इसमें दोनों सिचुएशन को कंसीडर कर लिया गया, करेक्ट, पी एक्स इक्वल टू एम इंटू वी एक्स रहता तो एम और वी एक्स दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है, करेक्ट, तो डी पी एक्स बाई डी टी क्या कीजिएगा, 2t माइनस 3, एग्री, और यही क्या रहेगा भाई, एफ एक्स, और एफ एक्स के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर मास कांस्टेंट है तो एम इंटू एक्स, तो क्या यहाँ से एक्स निकल जाएगा, 2t माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, t माइनस
1.5। ये तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी मिल गया। कैसा इक्वेशन है भाई? एक्स वर्सेस टी कैसा इक्वेशन रहेगा? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और स्लोप 45 डिग्री। स्लोप कितना रहेगा? -1.5, यही रहेगा ना स्लोप। अब यहाँ पे कितना टाइम पे पूछा गया था? एक्स 2 सेकेंड पे, तो 2 - 1.5 कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया ना? अब यहां देखिए, समटाइम्स मास वेरिएबल दिया रहेगा, केजी पर सेकेंड। मास क्या है? एज ए टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि भी मेरा 4 मीटर पर सेकेंड भी कांस्टेंट कर दिया गया है। सम टाइम दोनों वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। ए मास वेरिएबल हो सकता है और भी वेरिएबल हो सकता है, कोई बात नहीं है। हम लोग तो ओरिजिनल फार्मूला ही पता है, कौन सा? F = dm/dt इंटू v प्लस m dv/dt। तो यहाँ पे अब ऐसे दिया रहेगा, तब पूछा जाएगा फाइंड आउट द फोर्स एट t = 3 सेकेंड, लेट अस सपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a कांस्टेंट कर दिया हूँ, इसमें कोई टाइम का फंक्शन दिया हूँ, तब यहाँ पे F = क्या होगा? dm/dt इंटू वाट? v dm/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 ना, 2 × 4 आई कैप कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। सही है? ये देख लीजिएगा। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जा सकता है। अगर ओरिजिनल कोई फॉर्मेट नहीं जानते रहेगा, F = a में जानते रहेगा, तो उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बट है तो वहाँ से ही तो स्टार्ट हुआ है। चलिए अब इसको हटाएं। आप लोग को बायोमोलिकुल्स कितना दिन पहले पढ़ाया गया है स्टूडेंट? याद तो है ना थ्योरी? ठीक, बोलिए। थ्योरी याद है? तो क्या थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके बैठिएगा नीट के एग्जाम में? अब 1 महीना रहेगा, तो बाकी 8 मंथ पहले जो पढ़ाया गया उसको क्या बोलिएगा? भूल गए? क्या बात करते हैं, थोड़ा क्यों याद है? बायो तो आप लोगों का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहना चाहिए। क्या बोले? ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या कि अच्छा लग रहा है इसको देखना है? सब सारा चैप्टर तो इक्वली वेटेड का है। मुझे भी केमिस्ट्री का कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाने का मन नहीं करता है, सच बता रहा हूँ। जैसे प्योर इनऑर्गेनिक का कुछ सेक्शन, तो उससे मैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उसमें उतना इंटरेस्ट डालना पड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ऑर्गेनिक पढ़ाना। उसको फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस कैलकुलेशन भी है, न्यूमेरिकल से भी है, फिजिक्स और भी अच्छा लगता है, दिमाग खर्च होता है। पर जहाँ पे रट्टा मारना रहता है वहाँ पे मैं भी थोड़ा सा बोर होने लगता हूँ। बट पढ़ाना तो है, उपाय नहीं है, टाइम रहने से बिल्कुल पढ़ाना है। एनीवे, और आप इनऑर्गेनिक का वीडियो फॉलो करते होंगे, उसमें भी मैं उतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ। इसलिए ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, सब कुछ में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अब लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। अब आज के बाद फोर्स का जब भी बात करेंगे, किसी को फोर्स दिखाएंगे तो पहले कंफर्म कर लेंगे कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, राइट? क्योंकि कोई एनालाइज करेगा सिस्टम को, ये मेरा जिसके बारे में सोचते हैं वो मेरा सिस्टम है, बट कहीं रहकर सोचेंगे ना, तो जहाँ ऑब्जर्वर शुड बी इन विच फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, राइट? और इसका मास m है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ऐसा आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नाम सुने होंगे कि किसी एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होगा, राइट? और जहाँ पे नेट फील्ड निकालते हैं तो दोनों का कंबाइंड रिजल्टेंट निकालते हैं। तो नहीं, तो इट इज जस्ट लाइक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि फोर्स एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हुआ या एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स हुआ? ऐसा एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स हुआ। फोर्स लगेगा तब तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा भाई, फोर्स लगने के बाद एक्सेलरेशन होगा। इसलिए कौन किसका इफेक्ट है? एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, करेक्ट? इसका मतलब है कि इस मास पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी पार्टिकल या बॉडी पे अगर मोर देन वन फोर्स ऑपरेट हो रहा हो तो हर फोर्स अपना इफेक्ट देगा, हर फोर्स अपना इंडिविजुअल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और उन सारे इफेक्ट का रिजल्टेंट हम लोग निकाल देंगे, करेक्ट? इसका मतलब है कि इसका अपना खुद का एक इसका इफेक्ट क्या रहेगा? फोर्स का इफेक्ट एक्सेलरेशन, इस फोर्स का भी इफेक्ट। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे ऐसे दिखा दिया जाए, ये उस टाइम के लिए आपको बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल पे 3 या 4 फोर्स लगते रहता और मैं सिर्फ ये पूछता फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल ओनली ड्यू टू F1, तब तो हो सकता है वहाँ पे आप कंफ्यूज होते कि F2 भी लग रहा है। तो ठीक है जी, सिर्फ F1 का पूछा जाता है, F1 का निकालेंगे, F1 इक्वल टू M इंटू A1, हर फोर्स अपना देगा रिजल्ट इफेक्ट, करेक्ट? इसलिए अगर ऐसा कहीं पे क्वेश्चन रहेगा तो अगर किसी एक बॉडी या सिस्टम पे मोर देन वन फोर्स अगर ऑपरेट हो रहा है तो हर फोर्स अपना इंडिविजुअल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा विदाउट अफेक्टिंग अदर फोर्सेस, करेक्ट? इसका मतलब इसका इफेक्ट एक खुद का अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उस टाइम पे इसका काउंट नहीं करेंगे। एक खुद का अपना, इसके बारे में जब सोचेंगे तो इसको माइनस कर दें कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ऐसे सोचना है। सिर्फ F2 का पूछा जाएगा तो उस टाइम पे इसको क्या कर देना है, माइनस। और अगर सिर्फ यही ऑपरेट होते रहता, ओनली F2 लगते रहता, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, इज इट राइट? और तब लास्ट में पूछा जाता, जनरली क्वेश्चन में तो यही रहता ना, फाइंड द नेट एक्सेलरेशन, क्या रहेगा? नेट एक्सेलरेशन। तो एक बार लिख लिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट effect of one force is independent of presence of other forces. Effect of one force is independent of presence of other forces. करेक्ट है ना? चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग A1 निकालेंगे तो A1 के लिए क्या लिखेंगे? F1 by M, राइट? तो A1 इज ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू F1। और A2 निकालेंगे तब क्या लिखेंगे? करेक्ट है ना? तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा? फोर्स का इफेक्ट तो एक्सेलरेशन, तो नेट इफेक्ट मतलब नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? तो सर A1 प्लस A2 करेंगे, प्लस करेंगे ना, A1 प्लस A2 इक्वल टू व्हाट? 1 बाई M कॉमन ले लिया जाए, F1 प्लस F2, इज इट राइट? तो भाई F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। सर ये तो पहले से जानते ही थे, इतना बाउंड्री
भाई आप समझे नहीं बात को। प्रिंसिपल ऑफ क्या लाइन लिखवाए हैं? इसका मतलब है कि अगर सिर्फ A1 निकालेंगे तो A1 के वजह से एक किधर इसका एक्सेशन होना चाहिए था, ये सोचेंगे। नेट किधर होगा तो बाद में देखेंगे ना। हाँ, तो नेट किस बात पे डिपेंड करेगा? नेट एक्सेशन इधर रहेगा या इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा? वेक्टोरियल रिजल्टेंट रहेगा। अब उसमें बीचों बीच जाएगा, ये तो कुछ ऐसा हो गया बात ना। A1 A2, मैंने तो यहाँ पे बोला ही नहीं कि इधर जाएगा A2। तब इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका अगर मैग्नीट्यूड कम रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा, तो इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा, हाँ या ना? इधर ही जाएगा। ये तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। ये दो वेक्टर क्या है? स्केलर सम है या वेक्टोरियल सम? वेक्टोरियल सम, करेक्ट। तो एक्चुअल में हम लोग तो ये जानते थे, ये क्या हो गया? नेट फोर्स। बोलिए थोड़ा बहुत आप लोग भी। नेट फोर्स इक्वल मास इनटू नेट एक्शन। फ्रेम शुड बी व्हाट? इनर्शियल। तो क्या इसके लिए ए लिख दिया जाए? सम ऑफ ऑल फोर्सेस। बोलिए सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। बहुत सारा फोर्स लग रहा है। तो देखिए सर, अब मैं चाहता तो डायरेक्ट इसी को लिखता, करेक्ट, बट ए लिखने के पीछे का वजह है कि सम टाइम्स ऐसा हो सकता है, बहुत सारा फोर्स लग रहा है बट उसमें से किसी एक पार्टिकुलर फोर्स के वजह से मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो उस टाइम पे अगर ये नहीं जानते तब तो आपको कन्फ्यूजन रहता कि बाकी फोर्स क्या करेगा। तो वहाँ से आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कॉन्फिडेंस देगा कि बहुत सारा फोर्स एक साथ ऑपरेट हो भी रहा हो और किसी एक पार्टिकुलर फोर्स का, ध्यान से सुनिएगा भाई, किसी एक पार्टिकुलर फोर्स का इफेक्ट चाहिए, तो उस टाइम पे दिमाग में सोचना है कि बाकी फोर्स ना लग के सिर्फ वही फोर्स लगते रहता, तो उसके वजह से क्या एक्सेलरेशन होता। ऐसा ही तो हम लोग बोलते हैं ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि बाकी गैस नहीं रहता, सिर्फ वो गैस रहता तो वो कितना प्रेशर प्रोड्यूस करता, राइट? व्हेन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। बोलिए क्लॉकवाइज में किसका वर्क ज़्यादा, कंप्रेशन का या एक्सपेंशन का? बाकी कोई नहीं बोलेगा। एक कब पढ़ाया था? पढ़ाए थे, आप अटेंड किए थे? तो क्लॉकवाइज में किसका ज़्यादा होगा, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, नहीं पूछ रहा हूँ, एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का? और एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑब्वियसली क्लॉकवाइज में एक्सपेंशन का वर्क ज़्यादा होगा। क्लॉकवाइज में किसका? तो हाँ, तो शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। बट खुद से भी तो कीजिए, सीखिए कब। समरी तो कुछ तो बना सकते हैं, ABCD, इसलिए उसमें कितना लगेगा, कितना कंक्लूड तो अच्छा से कर देते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में एक चीज़ कॉमन रहेगा, साइन का अलग हो सकता है बट एक्सपेंशन क्लॉकवाइज में क्या रहेगा? प्लस बताए थे ना, एरिया अंडर कर्व में कन्फ्यूज हो जाते हैं, साइन नहीं दे पाते, इसलिए हम लोग के बहुत स्मार्टली क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, अब बाद में साइन खुद से दे देंगे, राइट? बहुत बढ़िया से थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने वाला हो, लेकिन थोड़ा आपको भी इंटरेस्ट दिखाइए, ठीक है? अब चलिए, यहां तक तो हो गया भाई। एक और डायग्राम बनाइए। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसपे ए सब टाइप का फोर्स, 4 फोर्स लग रहा है और ज़्यादा भी लग सकता है, राइट? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 अब प्लस F4 इक्वल टू वाट? ए में, सही है ना? लिखिए।
देखिए, तो इस स्टूडेंट यहाँ तक ऐसे लिख सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम ब्रेक करने के बाद। ऐड कर लिया जाए। हो गया यहाँ तक। यह है नेट। ये क्या है? नेट। अब आई को आई के साथ कंपेयर कीजिए, तो क्या यहां से लिख सकते हैं सम ऑफ एफ एक्स, सारे फोर्स का एक्स कंपोनेंट का सम मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू एक्स, जहां पे एक्स क्या रहेगा? एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, नेट एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है ना। वैसे ही सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू एम इंटू ए वाई, वैसे ही क्या रहेगा? सम ऑफ एफ जेड इक्वल टू एम इंटू ए जेड। इसको बॉक्स में कर लीजिए। लिखिए कहाँ तक कंफ्यूजन हुआ। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप, यहाँ से जो भी बोल रहा हूँ उसी पे 80% क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे फोर्स को एक्स डायरेक्शन में, किसके एक्सिस? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर कंपोनेंट ब्रेक किए तो उसके वजह से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट। इसका मतलब है सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस इक्वल टू व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ से क्या हम लोग जनरलाइज स्टेटमेंट बोल सकते हैं? इफ सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन एनी गिवन डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन में तो सिर्फ तीन ही नहीं रहेगा। इट कंपलसरी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑलवेज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस करते रहें, पॉसिबल नहीं है। तो इफ सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल, यहाँ से यही सीख रहा हूँ कि इफ सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। बोल सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि ए फोर्स लग रहा है यहाँ तक आइए, इसको हटाएं। और आप लोगों को कंपोनेंट ब्रेक करने आता है ना इनफाइनाइट डायरेक्शन में, उसके लिए एक फार्मूला दिए थे सिर्फ कॉस वाला टर्म में, राइट? याद है? वो अगर कन्फ्यूजन है तो पहले क्लियर कर लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये तीन फोर्स था, F1 F2, चार फोर्स था यहाँ पे जो हम लोग डायग्राम में लिए हैं, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और सारे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रहा है स्टूडेंट, ये फोर्स लग रहा था और मैंने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ई दे दिया। अब मुझे इस डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या कीजिएगा? सारे फोर्स को इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ब्रेक करेंगे। तो क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन ए, सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, इसको लैंग्वेज में दे दूंगा, इक्वल टू मास इंटू व्हाट? एक्सिस इन दैट डायरेक्शन। करेक्ट है ना? ये कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर? यहाँ से। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए तो हम लोग एफ एक्स का सम किए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए तो एफ वाई का सम किए, जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिस चाहिए तो वैसे ही अदर देन एक्स वाई जेड, कोई भी पार्टिकुलर एनी गिवन डायरेक्शन, इनफाइनाइट सिचुएशन हो सकता है,
कोई भी एक पार्टिकुलर रैंडम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में अगर हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए तो सारे फोर्स को उस डायरेक्शन में ही ब्रेक करना पड़ेगा, करेक्ट। बस यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करने का गेम रह गया। तो नहीं तो सर ये टोटली तो वेक्टर है, टोटली क्या है, बस एक बार आपको अगर मैंने सिखा दिया कि हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम और उसके बाद कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते ही आप 80% काम कर लिए, बाकी 20% क्या रहता है, वेक्टर। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज बनाइए, sum of component of all forces in any direction, sum of component of all forces in any direction must be equal to मास इंटू, इसको लैंग्वेज में ही लिख लीजिएगा, मास इंटू के जगह पे क्रॉस का साइन लगा दीजिएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन, mass into acceleration in that direction। हो गया ना। चलिए इसको हटा रहे हैं। चलिए अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा फ्री बॉडी डायग्राम। बोलिए, ध्यान सुनिएगा, किसी भी बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसका मतलब उस पर सारा फोर्स आप दिखाने वाले हैं। ये सारे फोर्स दिखाने से पहले उसको सारे फोर्स से फ्री कर देंगे और तब एक एक फोर्स उस पर ऑब्जर्व करके दिखाएंगे। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का आपको राइट तभी बनेगा जब आप ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में रहेगा। क्या मैंने सही बोला? आजकल जहाँ भी फोर्स के बारे में अगर सोच रहे हैं, यहाँ देखिए सब लोग, जहाँ भी फोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो फोर्स के बारे में सोचना या फोर्स दिखाना ये आपको राइट तभी मिलता है जब आप कहाँ पे हैं, इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहकर आप फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना सकते हैं अनटिल अनलेस जब तक उस फ्रेम को इनर्शियल नहीं बनाते हैं। तो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी कभी कभी वहाँ पर रहकर भी काम करते हैं, बट सबसे पहले उसको इनर्शियल बनाते हैं बाय अप्लाइंग ए सूडो फोर्स, बाय अप्लाइंग ए व्हाट, सूडो फोर्स। दिमाग में आ गया? चलिए, तो सबसे पहले पहला पॉइंट तो यही बनना चाहिए, फॉर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम योर फ्रेम ऑफ, एक मिनट, फ्रेम ऑफ सिस्टम शुड बी इनर्शियल या फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर? यस, फॉर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए सिस्टम, for drawing the free body diagram of a system, frame of observer should be inertial, frame of observer should be inertial। ओके एवरीवन, चलिए अब कम टू द पॉइंट। तो सब फ्री बॉडी, अब ध्यान सुनिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ कर लिया सही से तो 80% बन जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या रहना चाहिए, ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, इनर्शियल फ्रेम में। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहेगा तो पहले उसको इनर्शियल बनाएंगे, जो कि बहुत लास्ट आगे चल क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन फ्री बॉडी डायग्राम, इन फ्री बॉडी डायग्राम internal force should not be indicated, internal force of the system should not be indicated। यहां देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में किसको नहीं दिखाना है, इंटरनल फोर्स को इंडिकेट नहीं करना है। अब आप यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये बताइए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फ्रिक्शन में कौन कौन सा फोर्स जनरली आपको मिलेगा। जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर बनाते रहेंगे तो कौन कौन सा फोर्स आपको दिखाई पड़ेगा जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। सर एक तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, ओके, और
कांटेक्ट फोर्स क्या रहेगा? कांटेक्ट फोर्स कौन सा फोर्स को बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स जब बोल रहे हैं तो कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन सा है या कौन सा? क्या बोले? बोलिए। mg एक लाइन का तो आंसर है, जो बोल रहे हैं वही तो उसका आंसर है। दोज फोर्स जो विच आर ऑफ अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट, जो ड्यू टू कॉन्टैक्ट जो फोर्स अराइज होगा उसी कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मुझे नहीं लगता है कि जनरली 99% केस में कॉन्टैक्ट फोर्स में दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रहेगा। मान लीजिए कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा हुआ है तो कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पे कौन कौन सा फोर्स हो सकता है? बोलिए रागिनी मिश्रा। mg फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। mg मत सोचिएगा। यहां देखिए मैं कहां पे खड़ा हूं? पोडियम। और mg तो भाई मेरा मास है तो मेरे ऊपर mg जी लगेगा। वो कौन लगा रहा है? mg कौन लगा रहा है? पोडियम, अर्थ। बट मैं अर्थ पे तो डायरेक्टली हूं नहीं। मैं अर्थ पे डायरेक्टली हूं या पोडियम पे हूं? राइट। इसका मतलब है कि अर्थ वहां पे नीचे है ना, अर्थ अभी ग्राउंड, या उसका सेंटर कहीं और रहा होगा। नेट जी इफेक्टिव उसके कांटेक्ट में, इवन इफ अगर यहाँ से फ्लाई मत कीजिएगा, बट फ्लाई भी कर जाते हैं तब तो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी mg लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। इसका मतलब mg को नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं, उसके लिए कांटेक्ट में रहने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ या ना? तो mg, अब mg लग रहा है फिर भी मैं नीचे नहीं जा रहा हूं, इसका मुझे कोई रोक कर रखा है। कौन? पोडियम। कौन सा फोर्स लगाकर? जस्ट ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स में मुझे लगता है 99% केस में नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अर्थ सरफेस रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ये दो रहेगा। करेक्ट। तो जनरली हम लोग को कौन कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम में रिक्वायरमेंट होगा? सर एक आपको अगर mg लगाने आ गया तो mg तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, हाँ या ना? फिर एक आपको अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दिखाने आ गया, करेक्ट। दूसरा, तीसरा अगर फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन का चैप्टर में देखेंगे, अगर रफ सरफेस रहेगा, करेक्ट। फोर्थ जनरली स्ट्रिंग आते रहता है, टेंशन। कौन सा? टेंशन। और कौन सा मिलेगा भाई? एक स्प्रिंग फोर्स आ सकता है, एक और क्या आ सकता है? स्प्रिंग फोर्स। मोटा मोटी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही आएगा। बाकी अगर चार्ज रहेगा तो कोलम्बिक फोर्स वगैरह बाद में देखेंगे, बट मोटा मोटी कौन कौन सा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट, सॉरी mg, राइट, और टेंशन। तो अगर इन चारों पांचों के बारे में अच्छे से जान जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए थर्ड पॉइंट में mg ऑलवेज किधर लगाएंगे? mg ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको लिखते रहिएगा, mg ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। mg ऑलवेज एक्ट्स इन विच डायरेक्शन? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां देखिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। ये है सरफेस, ये है ब्लॉक जिसका मास m है। तो ब्लॉक और सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, हाँ या ना? अब बताइए इस ब्लॉक पे, तो इन दोनों का, यहां देखिएगा, यहां देखिए, यहां देखिए, इन दोनों का कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट, कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट कौन सा रहेगा? तो सर इस ब्लॉक का लोअर सरफेस, राइट, और ये सरफेस, दोनों के बीच जो प्लेन है बन रहा है वही मेरा क्या कहलाएगा? कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट। तो कोई भी, एक मिनट मैं लिखवा दूंगा, कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज
कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है। किधर लगाता है? कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंड टुवार्ड्स द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी या टुवार्ड्स द बॉडी, टुवार्ड्स द बॉडी। तो लिखिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, normal contact force always acts perpendicular to the common plane of contact, perpendicular to the common plane of contact and towards the body, perpendicular to the common plane of contact and towards the body। चलिए अब यहां देखिए, तो पहले इसको बोलिए, अगर इस ब्लॉक पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाना है, दो चीज तो जान गए हैं, mg, तो अगर mg दिखाना है तो किधर लगाएंगे? नीचे की तरफ दिखाएंगे। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखते रहिएगा, जानते हैं फिर भी, यहां देखिए अभी ज्ञान, एक बार में एक ही काम कीजिएगा सब लोग क्लास में। अब मेरे क्लास में सिर्फ जो मैं सिखाऊंगा वही देखते रहिएगा, कोई भी दो काम मत कीजिएगा, पजल हो जाएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा, भाई जस्ट इमेजिन कि आपके, मान लेते हैं कि आप बिल्कुल खाली पैर हैं, स्लीपर भी नहीं पहने हुए हैं सरफेस, राइट? तो जितना सरफेस आप पे के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे लगेगा, तो नहीं लगता है वहाँ पे होल हो जाएगा? जस्ट इमेजिन कि सारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत छोटा सा एरिया पे लगा दिया जाए, जितना पे लगाता है सरफेस, राइट? तो ऑब्वियसली पिन हो जाएगा, समझ रहे हैं? 50 न्यूटन का फोर्स, अगर कितना बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, 50 और एकदम इस टाइप का पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे, राइट? तो एरिया मोटा मोटी कितना, 0.00, इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, ऑब्वियसली होल हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो दिखाते हैं वो तो हर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सब पे, यहाँ पे इनफॉर्म लग रहा है, सब पे क्या लग रहा है? इनफॉर्म लग रहा है। देखते कभी कभी पहाड़ से नीचे उतरते रहते हैं तो पैर को ऐसे आगे की तरफ दबाते हुए उतरते हैं, हाँ या ना? क्यों? नहीं भाई, ताकि टॉपलिंग नहीं करें, तो आगे की तरफ, तब उस टाइम पे हम लोग आगे का पोजीशन में वो टॉर्क में सीखिएगा, ज़्यादा बड़ा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑपरेट करते रहते हैं ताकि बैलेंस हो, करेक्ट? क्योंकि आगे ऐसे हो, आ गए, यहाँ देखिए पहाड़ से उतरते टाइम ऐसे इस पोजीशन में है ना, इस पोजीशन में है, तो mg एकदम बिल्कुल जो वर्टिकली ऐसे लगना चाहिए था वो mg कहीं और लग रहा है, तो टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा, ऐसे घूम जाइएगा। तो इसको उल्टा टॉर्क बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल, समझ गए? तो एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन तो हर पॉइंट पे लग रहा है, बट उसी को हम लोग यहाँ पे पार्टिकल डायनेमिक्स, आप लोग चैप्टर का भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटी नाम ही था पार्टिकल डायनेमिक्स, क्या था? तो पार्टिकल डायनेमिक्स में पूरे बॉडी को एक पार्टिकल के जैसा ट्रीट करते हैं और सारा फोर्स को उसके सेंटर ऑफ मास पे दिखाते हैं। इसका मतलब ओके सर, यहाँ पे इस पार्टिकल डायनेमिक्स में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मेरे लिए मैटर नहीं करता है, बट जब टॉर्क में कहाँ पे फोर्स लग रहा है वो मैटर करने लगेगा, राइट? तो यहाँ पे इन सारे फोर्स को एक साथ सबको जोड़कर ऐसे दिखाते हैं, समझे नहीं समझे? तो ऐसे का मतलब क्या, सिर्फ पूरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहीं से इकट्ठा होकर एक ही जगह लग रहा था या ये लग रहा था? ऐसे उसी को दिखाने का तरीका क्या है कि इन सारे को जोड़कर एक जगह दिखा रहे हैं, करेक्ट? तो इसका कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट भाई यही था ना, कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये था। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये कौन लगा रहा है? ब्लॉक पे कौन लगा रहा है? तो कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ अगर कॉन्टैक्ट में है तो ये बॉडी सरफेस इस ब्लॉक पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू द कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अवे या टुवर्ड्स, परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स, इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है। तो सर न्यूटन थर्ड लॉ भी तो है, सरफेस पे कभी पूछा जाएगा तो जितना बड़ा फोर्स इस सरफेस इस ब्लॉक पे लगाएगा उतना ही बड़ा फोर्स ब्लॉक भी सरफेस पे लगाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक। इसको हम लोग आपस में क्या बोलेंगे, कौन सा कपल, एक्शन रिएक्शन। दिखाइए सर, ड्रॉ कीजिए। देखिए स्टूडेंट, एक कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, यहां देखिएगा, एक कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है, और इसी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूं। तो जिसके बारे में फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे वही मेरा सिस्टम हो गया। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे सारे फोर्स से फ्री करके, राइट। अब इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आपके अकॉर्डिंग, जो आपको नजर आएगा वही फोर्स सोचिएगा ना, कौन कौन सा फोर्स लग सकता है। एक तो mg लगाएंगे ही लगाएंगे, हाँ या ना। दूसरा फिर कांटेक्ट फोर्स सोचेंगे, कांटेक्ट में है या नहीं है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, इसका कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट, तो सर्कल या स्फीयर का कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट उसके टेंजेंट के लॉन्ग होता है, हाँ ना, कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो यही तो कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन उसके सेंटर से पास करेगा, मैंने सही बोला या गलत बोला, किसी सर्कल या स्फीयर पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो रहता है वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से। थ्योरम था नहीं। तो इसका मतलब इसका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस तरीके से ड्रॉ करना है कि आपको सेंटर से पास करते हुए नजर आए। ये हो गया, करेक्ट है ना। चलिए, इसका मास को m1 मान लीजिएगा और इसका मास को m2। और मैं जो बोल रहा हूँ, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A एंड B सेपरेटली, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A एंड B सेपरेटली, मतलब A को अलग और B को अलग। ये पहला क्वेश्चन है मेरा। सेकंड, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A एंड B एज ए सिस्टम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A एंड B एज ए सिस्टम, अलग से या दोनों को एक सिस्टम मानकर। अब ड्रॉ कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग को ज्योमेट्री का चेक करते हैं। यहाँ देखिए, तो कोई एक स्फीयर है, इसको कॉर्नर में ऐसे सटाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ से सेंटर को जो लाइन मिलाएंगे वो क्या 45 डिग्री का एंगल बनाएगा।
एग्जैक्ट 45 बनाना चाहिए। यहाँ से इसका डिस्टेंस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? इक्वली टच करेगा ना भाई, एकदम सिमेट्रिकल है, राइट। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भाई रेडियस रहेगा, हाँ या ना? तो एक स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल। एक मैं सॉल्यूशन कर दिया आपका टेस्ट का। एक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन रहेगा एनएलएम में जिसमें n1 n2 निकालना रहेगा, करेक्ट है ना? इसके बीच का भी, तो उसमें एंगल का रिक्वायरमेंट होगा। एंगल में तो मैंने बता दिया, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या सोचना है, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, और उसके लिए आपको देखना है कि किसके किसके साथ कांटेक्ट में भी है। बोलिए स्टूडेंट। ए का हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। एक तो डैम श्योर आप ए दिखाए होंगे, और उसके बाद और ए पे कौन कौन सा फोर्स लग सकता है, बाकी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। और ड्यू टू कॉन्टैक्ट ए कितने सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है? 3 सरफेस, हाँ ना? इसके साथ नहीं कॉन्टैक्ट में है, नहीं रहता तो गिर जाता है। ओह अच्छा, इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। अब है ओके ओके फाइन। अगर यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं रहता तो नीचे आता है और इधर चला जाता है, कांटेक्ट में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एनीवे एक 2 कंचा समझ लीजिए ना, एक बड़ा एक छोटा सा कंचा समझते हैं, उस टाइप का है 2 बॉल। तो यहाँ देखिएगा 3 सरफेस साथ कांटेक्ट में है, तो इसका कॉमन इन इसका कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट तो ये लाइन ही रहेगा, यही टेंजेंट के साथ कोइंसाइड करेगा। इसका कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट ए लाइन रहेगा, इन दोनों एक कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, हाँ या ना? ए रहेगा भाई, ए लाइन, करेक्ट। इसका मतलब है कि ए इस पे जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा ये दोनों के सेंटर के मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग लगेगा, एग्री हैं? तो यहाँ पे एक तो लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, करेक्ट। एक लगेगा एकदम सेंटर से पास करना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा दिखाया है। एक कौन लगाएगा, अवे या टुवार्ड्स। एक रहेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑन ए ड्यू टू S1, सही है। और एक रहेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑन ए ड्यू टू S2। दिस इज द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम। कौन को लोग इतना तक सोच पाए थे कितना लगना चाहिए? एंड दिस वन, अच्छा नहीं, अब देखिए इसको आप ऐसे आगे बढ़ा दिए ना, जनरली हम लोग भी ऐसा करेंगे। उसके पीछे का वजह है कि टुवार्ड्स रहेगा, टुवार्ड्स रहना चाहिए, बट यहाँ तो उस केस में यहाँ पे दिखाई, देखिए कोई भी चीज़ अगर जान रहे, जनरली हम लोग ऐसा कर देते हैं फास्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी फोर्स को, बट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप करेक्ट होते रहेंगे, बाकी किसी दूसरी जगह पे रॉन्ग हो जाइएगा, रोटेशन में रॉन्ग हो जाइएगा। बट यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, बट फिर भी करेक्टली जनरली हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऐसे बनाने के लिए ऐसे भी तो दिखाते हैं, हाँ या ना? सही बात तो था कि यहाँ पे लग रहा था, बट किसी फोर्स को पैरेलली अगर ट्रांसलेट करते हैं, किसी फोर्स को पैरेलली शिफ्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द एरो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स चेंज, इसलिए ऐसे इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं।
बट एक्चुअली दिमाग में रहना चाहिए कि ये इस सरफेस पर लग रहा है। कहाँ लग रहा है? एन एन इस सरफेस पर लगता है या इस सरफेस पर लगेगा जो कॉन्टेक्ट में है, करेक्ट है ना? तो ये हुआ करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम। अब बी का ड्रॉ कीजिएगा तो बी का ड्रॉ करेंगे भाई, तो यहाँ देखिएगा बी कितने सरफेस है कॉन्टेक्ट में है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी अगर ड्रॉ करते हैं तो एक तो M2G रहेगा और कौन सा रहेगा भाई? एक ए भी तो रहेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू S3, और कौन सा? यस, ए के वजह से तो रहेगा ऑन बी ड्यू टू ए। और ये तीनों फोर्स मिलाकर इसको रेस्ट में रखे हुए है। इसका मतलब इन तीनों फोर्स का, अगर क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा तो इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा, करेक्ट है ना? तो इसका यहाँ देखिएगा इन तीनों का रिजल्टेंट 0 रहेगा, तो हो सकता है ए और ए पता होते निकल जाएगा। 3 फोर्स है, 2 फोर्स पता है और तीनों का सम 0 है, तो नहीं निकल जाएगा? हो जाएगा, करेक्ट। देखिए एक कोई रॉड है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक वर्टिकल सरफेस, और ये मेरा रॉड है। और इस रॉड का वन ऑफ द एंड वर्टिकल सरफेस से कांटेक्ट में है और हॉरिजॉन्टल सरफेस से, करेक्ट। और इफ मान लीजिए अभी फॉर मोमेंट कि ये फ्रिक्शनलेस है पूरा सरफेस, ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस रहेगा तो स्लाइड कर जाएगा, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। जिस टाइम पे इसको रखें इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इवन ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, तब तो भाई एक तो mg लगेगा, हाँ या ना? और mg कोशिश करते हैं ऑलवेज उसको सेंटर ऑफ मास लगाने का। और यहाँ पे क्या लगेगा? तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स, तो कौन प्लेन ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? यही तो कौन प्लेन ऑफ कांटेक्ट है। तो n किधर रहेगा? n1, और इसका कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे भी तो लगेगा n2, सही है या नहीं है? ऐसे दिखाइए। अब यहाँ देखिए, दीवार यहाँ तक ही है, वर्टिकल वॉल, और रॉड बड़ा है, तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाइए। और मास ऑफ द रॉड इज m फर्स्ट, and suppose all surfaces are frictionless. देखिए तो एक तो ये लगेगा स्टूडेंट, करेक्ट। और यहाँ पे n किधर लगाएं?
और यहाँ पे N ऐसे या ऐसे। यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे कांटेक्ट में है नहीं, तो यहाँ पे कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट ये रहेगा इसका। हाँ या ना, दीवार पे खड़ा करके देख लीजिएगा रोड जब बड़ा रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे इधर N लगेगा ना कि इधर। तो दोनों डायग्राम में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे कांटेक्ट में तो यही ये रहेगा कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट। क्या रहेगा? दिस वन इज द कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट, करेक्ट। तो जब यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे टच में रहेगा तो वो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिएगा। जहाँ पे सिंगल पॉइंट पे टच में रहेगा वहाँ पे क्या करना है, उस पॉइंट पे, उस फॉर एग्जाम्पल इसका यहाँ पे देखे तो इस सिंगल पॉइंट पे टच में था, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, वैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। तो ये तो कौन हो गया, कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट। तो किसी भी बॉडी पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एंड टुवार्ड्स, परपेंडिकुलर एंड अवे या टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया, ओके। अब एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो बच्चों के दिमाग में है कि कांटेक्ट फोर्स का मतलब है सिर्फ नॉर्मल, जैसे ही एग्जाम में आता है फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन का, यहाँ देखिएगा वो जैसे ही आता है कि फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बता कर आ जाते हैं, और ऑप्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कांटेक्ट फोर्स का मतलब नॉर्मल रिएक्शन से ही फैमिलियर हैं, राइट। नाम दे दिया गया भाई नॉर्मल रिएक्शन, एक्चुअली एक नॉर्मल वो कांटेक्ट फोर्स है, करेक्ट। अब उसमें वन ऑफ द एक्शन रहेगा तो दूसरा रिएक्शन भी तो रहेगा, हालांकि कॉमनली इसको हम नॉर्मल रिएक्शन ही बोलते रहते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स के लिए इज इट कंपलसरी ओनली नॉर्मल रिएक्शन, या कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि ऑल फोर्सेज विच आर अराइजेज विच आर एक्ट ड्यू टू कांटेक्ट। तो इसमें सिर्फ ए रहेगा या ए भी रहेगा भाई, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट बताइएगा, करेक्ट है ना। कांटेक्ट फोर्स का मतलब ओनली दिस वन या दोनों का कंबाइंड। मैं बोल रहा हूँ आज के बाद दोनों को बताइएगा, रिजल्टेंट, राइट, करेक्ट है ना, भूलना तो नहीं है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए बोलूँगा फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स, तो वहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू बताना है, एग्री। ये हो गया। बट इफ सरफेस इज स्मूथ, मतलब फ्रिक्शनलेस, अगर फ्रिक्शनलेस है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अभी हम लोग फ्रिक्शन के चैप्टर में नहीं जाने वाले हैं, बट फ्रिक्शन के चैप्टर में जाएंगे तो तब तक भूलेंगे भी नहीं कि मेन कांटेक्ट फोर्स ये था। बट अगर फ्रिक्शन फोर्स जीरो है तो उस टाइम पे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर रहेगा। बट एक्चुअली ओरिजिनल ए है या ओरिजिनल ए है, ओरिजिनल दिस वन। ये तो क्या हो गया, केस मान लिए ना कि अगर मेरा सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तब कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गया। तो दो फोर्स तो आप दिखा दीजिएगा, कौन कौन सा, एम जी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। उसमें एक छूट गया स्टूडेंट, वहाँ पे ए प्लस बी एज ए सिस्टम भी बोला था, वहाँ पे जहाँ पे लिख रहे तो वहाँ पे ही ड्रॉ कीजिएगा। और आप लोग बोले भी नहीं कि सर ये भी था, ए प्लस बी एज ए सिस्टम कौन को लोग ड्रॉ किए हैं, ए प्लस बी एज ए सिस्टम देख करेंगे तो ए और बी दोनों को एक साथ करेक्ट ड्रॉ कीजिए।
आप चाहेंगे तो इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं या एक साथ m1 प्लस m2 इंटू जी भी दिखा सकते हैं। इसके बदले आप एक इसको पॉइंट भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इन दोनों को मिलाकर एक पॉइंट। बट मैं फिर भी ऐसे दिखा रहा हूँ, कुछ मुझे समझाना है। एक तो ये हो गया, एक तो ए भी रहेगा, एक ए रहेगा, एक ए रहेगा। देखिए तो सही है, करेक्ट। इन दोनों के बीच जो लग रहा था वो यहाँ पे शो करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, यही मैं समझाना चाह रहा था कि जब तक ए का इंडिविजुअल की है, जब सिर्फ ए के बारे में सोच रहे थे तो ए के लिए बी मेरा हो गया एक्सटर्नल। क्या हो गया? अलग हो गया। बी को सोच रहे थे तो बी के लिए ए अलग हो गया, राइट। लेकिन जब ए और बी दोनों को एक साथ दिखाएंगे तो उस टाइम पे ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑपरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्स। क्या बोलेंगे भाई? इंटरनल फोर्स। दैट्स वाई यहाँ पे इसके बीच में जो वहाँ पे दिखाए थे उसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरनल फोर्स शुड नॉट बी शोन इन फ्री बॉडी डायग्राम। सिस्टम के अंदर का इंटरनल फोर्स को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मेरे साथ इस लाइन को रिपीट कीजिए। किसी फोर्स को पैरेलली शिफ्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एरो तो फोर्स चेंज नहीं होता है। तो m1 m2 और एक कौन सा डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं बोलिए तो? यस, पार्टिकल डायनेमिक्स। तो पार्टिकल डायनेमिक्स में पूरे सिस्टम को का मास को m मान लेते हैं, कंबाइंड मास, और जस्ट वी हैव लाइक ए सिंगल पार्टिकल, इट इज काइंड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास सर एक फिक्सस पार्टिकल है या ना, जहां पे और वो पार्टिकल का क्या डायमेंशन है सर? डायमेंशनलेस। और इज इट कंपल्सरी कि जहां पे सेंटर ऑफ मास रहेगा रियलिटी में वहां पे मास रहेगा ही रहेगा? रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सब आप लोग जानते होंगे भाई, सेंटर पे, राइट। रियलिटी में यहाँ पे मास है नहीं है, बट सारा मास लेकर कहाँ बैठा हुआ है? सेंटर पे, करेक्ट है ना। इतना सारा तो देखते रहते हैं, इतना दुनिया में इतना सारा अजूबा है नहीं कि सर ये इतना बड़ा पत्थर है और कैसे छोटा सा कांटेक्ट में टिका हुआ है, राइट। या इतना सारा स्ट्रक्चर देखते होंगे दुबई वगैरह का, एकदम स्पाइरल बिल्डिंग बना हुआ है, पता है कैसे गिर नहीं रहा है भाई? उसका पूरा सेंटर ऑफ मास एक लाइन पे रहा होगा, नहीं ऐसे थोड़ी रहेगा कि ऐसे बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, राइट। झुकता हुआ मीनार ऐसे तो रहेगा नहीं। ये आज नहीं, मतलब आज से तो कम से कम 500 साल पहले, अभी जो हम लोग इतना कुछ देखते रहते हैं कैसे बना होगा, पहले जो राजा महाराजा का इतना बड़ा बड़ा किला बनता था, महल, या पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, करेक्ट, या कब का ताजमहल, तो सोचे कि उस टाइम पे भी कंस्ट्रक्शन सिविल डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग था, जबकि उस टाइम पे अल्ट्राटेक सीमेंट भी नहीं था नहीं, मतलब उतना तो नहीं था ना, बट फिर भी तो वहाँ पे एक्चुअली सीमेंट का वही कंपोजिशन है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो संगमरमर से जो बिल्डिंग वगैरह बनता है तो उसमें सीमेंट में अभी भी तो वही मिलाते हैं, सीमेंट का कंपोजिशन जब फार्मूला देखिएगा तो। एनीवे, तो एक्चुअल यहाँ देखिए क्या हम लोग बोल रहे थे, हाँ से, तो एक्चुअल में यहाँ पे जब इन दोनों का कंबाइन अगर दिखाएंगे एक साथ तो एक्स को एक मास मान लेंगे, एक पार्टिकल, राइट। और इस पार्टिकल आपने तो फोर्स देख लिया, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू जी एक साथ कर देंगे, हाँ या ना, एक पार्टिकल मान लिए, और फिर इस फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, एक पार्टिकल मानकर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हो गया। और एक n2, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे थे पार्टिकल डायनेमिक्स, करेक्ट है ना। और किसी फोर्स को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, फोर्स विल नॉट चेंज, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो कहीं किसी किसी टीचर को देखिएगा यूट्यूब पे कि ऐसे भी दिखाते रहते हैं और ऐसे भी। मैं जनरली ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स वाई कि हम लोग को ये भी फील आते रहे कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी, कहाँ पे लग रहा है और किधर लग रहा है। बट कोई कोई स्टूडेंट को ऐसे भी ड्रॉ करते हुए देखिएगा और ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पार्टिकल डायनेमिक्स। बट जनरली मैं इसके साथ ज़्यादा फेमिलियर रहूँगा, उसके पीछे मेरा एक और माइंड
बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि मुझे रोटेशन में इसका हेल्प मिलता रहेगा, कहाँ पे एक्चुअली फोर्स लग रहा है, टॉर्क निकालने के लिए। ठीक है, बोलिए, समझ में आ गया? तो एक एक पॉइंट को कोरिलेट करना पड़ता है। यहाँ देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत खास प्रॉब्लम है, नहीं बहुत मिलता है, इसे बोलते हैं बेज। क्या बोलते हैं? अरे है ब्लॉक, अरे है एंगल थीटा, अरे फ्रिक्शनलेस है। क्या है? अभी पूरा चैप्टर में फ्रिक्शनलेस ही रहेगा। फ्रिक्शन क्लिप में फ्रिक्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाइए। अरे एंगल थीटा दिया हुआ है, भाई बेज बनाने में एक दिन नहीं लगा देना है। डायग्राम अच्छा लगना चाहिए, एक फील आना चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पढ़ रहे हैं। 500 करोड़ से 50 करोड़ से कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाए, सारा कुछ बन जाएगा। और उसमें एक बात बारीक से देखना है, फिजिक्स है। सर हो गया? देखिए इसमें कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक काम कौन कौन लोग किए हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा और n जो किया ऑनेस्टी हाथ उठाइए, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक गलत है सर, वजह बोले किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट एमजी का क्यों ब्रेक किया भाई, इनफाइनाइट कीजिए। मैं फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करके दिखाना है, कंपोनेंट तो मेरी मर्जी है ना, जब रिक्वायरमेंट जिधर रहेगा उधर ब्रेक करेंगे। तो स्कूल में टीचर भी यही सिखा देते हैं, बाकी कुछ टीचर भी ऐसे कंपोनेंट ड्रॉ करके, करेक्ट, क्योंकि उनको वही उसी डायरेक्शन में रिक्वायरमेंट रहता है। बट किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, तो बाद में जिस डायरेक्शन में मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा उधर ब्रेक करेंगे। आपने सही काम किया। और कोई, और इसमें से तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बस ये रहेगा, हाँ या ना। mg लग रहा है टुवार्ड्स, ये तो मैं पहले ही लिखवाया, देखिए लिखवाया, उसको आप लोग भूल गए आज के क्लास में ही। मैंने mg के लिए बोला था कि कंपोनेंट ब्रेक करके दिखाइएगा, इसको नहीं दिखाना है, mg लगेगा और n लगेगा। और अब सपोज कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एग्जाम में ऐसे भी आएगा भाई, आएगा नहीं, आ चुका है 2012 या 11 में। मैं पूरे ब्लॉक का मुझे इस डायरेक्शन में एक्सेशन चाहिए होगा, वर्टिकल एक्सेशन, डाउनवर्ड एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। आप तो बोलिएगा सर ठीक है, ये तो इधर आ रहा था,
कोई बात नहीं, तो मेरी मर्जी है ना, सारे फोर्स को जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू उसी डायरेक्शन में देगा। या ये भी कर सकते हैं, इसका नेट एक्सेलरेशन निकाल कर उस एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, हाँ या ना। दैट्स वाई यहाँ पे आप लोग ये नहीं किया कि आपको मैंने ये नहीं बोला कि आपने रॉन्ग किया, वो एक्चुअली वही दो कर मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा, बट फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करके नहीं दिखाएंगे, उससे बचेंगे, क्योंकि किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है, जिधर मर्जी उधर ब्रेक कर सकते हैं। जिधर तो सर किधर ब्रेक करेंगे, इनफाइनाइट तो कंपोनेंट होता है, तो जिधर मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, और कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए एंगल तो देना पड़ेगा ना, तो जिस डायरेक्शन का मेरे पास एंगल रहेगा कोशिश करेंगे उस डायरेक्शन में ब्रेक करें। दैट्स वाई आज के बाद क्या करना है, नेट फोर्स दिखाना है, ना कि उसका कंपोनेंट। इज इट राइट? तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, mg रहेगा और n रहेगा। आपने भी मिस्टेक किया, mg साइन थीटा mg कॉस थीटा का यही दिखाए थे आप, ठीक है। दो ही फोर्स लग रहा था, कौन कौन सा, mg और n, तीन नहीं, तीन दिखाते तो मैं बोलता इनफाइनाइट दिखाइए फिर, क्योंकि उस फोर्स का क्या रहेगा, इनफाइनाइट कंपोनेंट। आप लोग एग्री हैं डिसएग्री हैं? डिसएग्री होने का चांस ही नहीं है, नहीं तो फिर इधर ब्रेक कीजिए, इधर ब्रेक कीजिए, इधर ब्रेक कीजिए, यही दो फोर्स रहेगा भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बात को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लिए हैं। तो आज सिर्फ कौन कौन सा फोर्स मैं समझा पाया ड्रॉ करने के लिए, mg और n, ये तो ड्रॉ हो जाएगा। n किधर रहेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, टुवार्ड्स द बॉडी, और किधर, टुवार्ड्स द बॉडी डायरेक्शन कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टुवार्ड्स द बॉडी रहेगा, ठीक है। और mg मतलब mg साइन थीटा, या mg ऑलवेज टुवार्ड्स द ग्राउंड, तो सरफेस के नाम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे टेंशन। इसमें 90% स्टूडेंट को टेंशन का सही तरीके से मीनिंग नहीं पता होगा, नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान चैप्टर है।